हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यह बीए भाग फर्स्ट ईयर की क्लास है जिसमें हम अर्थशास्त्र विषय का अध्ययन कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में दो पेपर होते हैं फर्स्ट ईयर में, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। सेकंड पेपर है इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। आज उसका हम एक यूनिट ए का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन, भूमि, खनिज पदार्थ, वन, जल तथा शक्ति के साधन, नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, मिनरल्स, फॉरेस्ट, वाटर एंड पावर रिसोर्सेज। किसी भी देश के आर्थिक विकास में प्राकृतिक साधनों का विशेष स्थान होता है। उपजाऊ मिट्टी तथा जल के अभाव में कृषि का विकास रुक जाता है तथा आवश्यक खनिज पदार्थों एवं शक्ति के साधनों के अभाव में औद्योगिक विकास में बाधा पहुंचती है। यदि प्रकृति ने उपजाऊ भूमि, पर्याप्त जल संसाधन, बहुमूल्य खनिज पदार्थ एवं आवश्यक शक्ति के साधन उदारतापूर्वक किसी देश को प्रदान किए होते हैं तो उस देश का विकास अत्यंत सरल हो जाता है। भारत में भूमि का उपयोग, लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल है 32.87 करोड़ हेक्टेयर और देश में कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल के 22.9% भाग में वन पाए जाते हैं। कुल रिपोर्टिंग क्षेत्रफल का 46.0% शुद्ध जोता बोया क्षेत्र है। भू राजस्व अभिलेख के द्वारा भूमि का वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है। पहला है वनों के अधीन क्षेत्र। यह जानना आवश्यक है कि वर्गीकृत वन क्षेत्र और वनों के अंतर्गत वास्तविक क्षेत्र दोनों पृथक होते हैं। सरकार द्वारा वर्गीकृत वन क्षेत्र का सीमांकन इस प्रकार किया जहां वन विकसित हो सकते हैं। भू राजस्व अभिलेखों में इसी परिभाषा को सतत अपनाया गया है। इस प्रकार इस संवर्ग के क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज हो सकती है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वहां पर वास्तविक रूप से वन पाए जाएंगे। अतः वनों के विकास के लिए हमें वन विभाग भी करता है और सभी को मिलकर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए। दूसरा, बंजर व व्यर्थ भूमि। वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती है, जैसे बंजर पहाड़ी भूभाग, मरुस्थल, खड्ड आदि को कृषि अयोग्य व्यर्थ भूमि में वर्गीकृत किया गया है। गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। इस संवर्ग में बस्तियां, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो अथवा शहरी क्षेत्र में, आधारभूत संरचना जैसे सड़कें, नहरें, रेल की पटरियां इत्यादि, उद्योगों, दुकानों आदि हेतु भू उपयोग सम्मिलित है। द्वितीयक और तृतीयक कार्यकलापों में वृद्धि से इस संवर्ग के भू उपयोग में वृद्धि होती है। जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है, प्राथमिक क्षेत्र के लिए भूमि कम उपलब्ध होती है तथा फैक्ट्रियों इत्यादि का निर्माण अधिक होता है। स्थायी चारागाह क्षेत्र। इस प्रकार की अधिकतर भूमि पर ग्राम पंचायत या सरकार का स्वामित्व होता है। इस भूमि का केवल एक छोटा सा भाग निजी स्वामित्व में होता है। ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट है विविध तरु फसलों व उपवनों के अंतर्गत क्षेत्र जो बोए गए निवल क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। इस संवर्ग में वह भूमि सम्मिलित है जिस पर उद्यान व फलदार वृक्ष हैं। इस प्रकार की अधिकतर भूमि व्यक्तियों के निजी स्वामित्व में है। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। वह भूमि जो पिछले 5 वर्षों तक या अधिक समय तक पड़ती या कृषि रहित रही है, इस संवर्ग में सम्मिलित की जाती है। भूमि उद्धार तकनीक द्वारा इसे सुधार करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है और ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी है उसे दूर किया जा सकता है। वर्तमान पड़ती भूमि। वह भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय तक कृषि रहित रहती है, वर्तमान पड़ती भूमि कहलाती है। भूमि की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु भूमि का पड़ती रखना एक सांस्कृतिक चलन है। इस विधि से भूमि की क्षीण उर्वरता या पौष्टिकता प्राकृतिक रूप से वापस प्राप्त की जाती है। पुरातन पड़ती भूमि। यह भी कृषि योग्य भूमि है जो 1 वर्ष से अधिक है लेकिन 5 वर्षों से कम समय तक कृषि रहित रहती है। अगर कोई भूभाग 5 वर्ष से अधिक समय तक कृषि रहित रहता है तो उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि संवर्ग में सम्मिलित कर दिया जाता है। निवल बोया क्षेत्र। वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं वह निवल बोया क्षेत्र कहलाता है। भारत में कृषि भू उपयोग। भूमि संसाधनों का महत्व उन लोगों के लिए अधिक है जिनकी आजीविका कृषि पर निर्भर है। पहला, द्वितीयक व तृतीयक आर्थिक क्रियाओं की अपेक्षा कृषि पूर्णतया भूमि पर आधारित है। अन्य शब्दों में कृषि उत्पादन में भूमि का योगदान अन्य सेक्टरों में इसके योगदान से अधिक है।
अतः ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीनता प्रत्यक्ष रूप से वहाँ की गरीबी से संबंधित है। भूमि की गुणवत्ता कृषि उत्पादकता को प्रभावित करती है, जो अन्य कार्यों में नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व का आर्थिक मूल्य के अतिरिक्त सामाजिक मूल्य भी है तथा प्राकृतिक आपदाओं और निजी विपत्ति में ये एक सुरक्षा की भांति कार्य करती है और समाज में प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। इसी कारण आपने देखा होगा कि आप लगातार न्यूज़ के टच में रहें। जैसे आज प्रधानमंत्री ने संपत्ति वितरण कार्ड की एक नई योजना का प्रारंभ किया है। भारत में कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि तथा अन्य अकृषि भूमि व कृषि योग्य व्यर्थ भूमि काफ़ी ऊंची है। इसका उपयोग करके रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं। गांव में जो अल्प रोजगार या छिपी बेरोजगारी की समस्या है उसे दूर किया जा सकता है। खनिज पदार्थ मिनरल्स। खनिज पदार्थों को 3 समूहों में विभाजित किया जाता है। पहला वो जो निर्यात किए जाने वाले खनिज, जिनकी पर्याप्त हमारे यहाँ पर मात्रा है और हम उनका निर्यात करते हैं, जैसे कच्चा लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, इल्मेनाइट और मैग्नेसाइट। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में खनिज पाए जाते हैं भारत में, कोयला, बॉक्साइट, नमक, बेरियम, जिप्सम, क्रोमाइट इत्यादि। ऐसे खनिज जिनका आयात किया जाता है, इनकी आवश्यकता है और हमारे यहाँ इनकी कमी है, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, निकल, पारा, खनिज तेल इत्यादि। भारत की खनिज पदार्थों की दृष्टि से एक मिलीजुली स्थिति है। वह ना तो इसमें बहुत धनी है और ना ही बहुत गरीब। आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए जिन खनिज पदार्थों की विशेष रूप से आवश्यकता होती है, उनमें से अधिकांश खनिज पदार्थ भारत में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। देश में कच्चे लोहे के काफ़ी भंडार हैं। मैग्नीज के भंडार की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में तीसरा माना जाता है। इस्पात को कठोर बनाने वाली धातुएं क्रोमियम और टाइटेनियम आदि भारत में काफ़ी मात्रा में पाई जाती हैं। हमारी विशेष कमी कोकिंग, कोयला व खनिज तेल के संबंध में है, परंतु आजकल जल विद्युत और आणविक शक्ति के विकास से यह कमी काफ़ी सीमा तक दूर की गई है। ईंधन। ईंधन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोयला। कोयला हमारा सबसे बड़ा खनिज संसाधन माना गया है। इसके उत्पादन में भारत का विश्व में 5वां स्थान है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण बात है कि भारत के पास अपने कोयले के विशाल भंडार होते हुए भी हमें इसके आयात पर दुर्लभ विदेशी मुद्रा व्यय करनी पड़ती है। पूर्व में रहे कोयला घोटाला जिसके लिए जिम्मेदार हैं। वॉशिंग क्षमता का आधुनिकीकरण व विस्तार करने की आवश्यकता है। भारत में कोयला जो है उसमें राख का अंश काफ़ी ऊंचा है। कोयला ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जिसकी कार्यकुशलता को बढ़ाने पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। दूसरा है पेट्रोल या क्रूड ऑयल। देश में खनिज तेल का उत्पादन देश की आज़ादी के बाद काफ़ी बढ़ा है। ONGC और OIL ऑयल इंडिया लिमिटेड के प्रयासों से तेल के खोजों में सफलता मिली है। राजस्थान में भी बाड़मेर जिले में तेल के भंडार मिले हैं। धात्विक खनिज पढ़ेंगे। 2 तरह के खनिज होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक खनिज में प्रमुख हैं लौह समूह में कच्चा लोहा, आयरन ओर। भारत में उत्तम श्रेणी के कच्चे लोहे के विशाल भंडार पाए जाते हैं। यहाँ के कच्चे लोहे में लगभग 65% शुद्ध लोहा होता है। यह अनुमान है कि भारत में विश्व का 1/4 कच्चा लोहा पाया जाता है। कच्चे लोहे की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। मैग्नीज और अयस्क। मैग्नीज अयस्क। रूस के बाद मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान आता है। यह इस्पात को कड़ा बनाने का काम आता है और यह अन्य उद्योगों में भी काम आता है। क्रोमाइट। यह कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। यह चांदी के समान एक चमकीली धातु होती है और धातु कार्मिक उद्योगों, रिफैक्ट्री, ईंटें बनाने, इस्पात को कठोर बनाने और रसायन बनाने के काम आता है। अलोह समूह में है बॉक्साइट। इससे एल्युमिनियम तैयार किया जाता है। भारत में बॉक्साइट का उपयोग उन उद्योगों में बढ़ रहा है जो सीमेंट, रासायनिक पदार्थ व कागज का उत्पादन करते हैं। तेल साफ करने में भी बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। कुछ बॉक्साइट जापान व संयुक्त राज्य को निर्यात भी किया जाता है। कच्चा तांबा। यह विद्युत उद्योग में बहुत आवश्यक माना जाता है। भारत में कच्चे तांबे की पूर्ति इसकी मांग से बहुत कम होती है, इसलिए हमें इसका विदेशों से आयात करना पड़ता है। राजस्थान में झुंझुनू जिले में खेतरी नामक स्थान पर और अलवर में दरीबो नामक क्षेत्र में ये पाया जाता है। शीशे और जस्ते के डले। भारत में सीसा व जस्ता भी आयात किया जाता है। राजस्थान में उदयपुर के पास जावर की प्राचीन खानों में सीसा और जस्ता दोनों पाए जाते हैं। सोना और चांदी।
इस समय कर्नाटक के कोलार जिले में स्वर्ण क्षेत्र की 3 खानें हैं तथा रायचूर जिले में सोने की खानें हैं। प्रमुख अधात्विक खनिज हैं अभ्रक, खड़िया मिट्टी, नमक, विविध खनिज और होते हैं। इसमें प्रमुख और हम पढ़ सकते हैं आणविक खनिज। भारत में अणु शक्ति के लिए यूरेनियम व थोरियम खनिज मिलते हैं। यूरेनियम बिहार में और राजस्थान में पाया जाता है। बिहार में काफ़ी मात्रा में यूरेनियम मिलने की संभावना है। भारत सरकार ने मुंबई के पास ट्रॉम्बे में एक आणविक भट्टी बनाई है। राष्ट्रीय खनिज नीति 2008। होडा समिति की राष्ट्रीय खनिज नीति पर सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 2008 में राष्ट्रीय खनिज नीति की स्वीकृत की, जिसमें कुछ बातों पर ध्यान दिया गया है। फर्स्ट है, खोज के लिए स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। माइनिंग में शून्य व्यर्थ का प्रयास किया जाना चाहिए। सर्वे व प्रोस्पेक्टिंग में पूंजी बाजार के ढांचों का प्रयोग किया जाना चाहिए। रियायतें पारदर्शी होनी चाहिए और उन खानों की नीलामी होनी चाहिए जो सार्वजनिक खर्च से खोजी गई। स्वतंत्र खनन और प्रशासनिक अदालतें होनी चाहिए। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, जैसा कि आपको मालूम है, 2012 से लेकर 17 तक खनिज क्षेत्र के विकास हेतु ये उद्देश्य निर्धारित किए गए कि प्रयोगकर्ता उद्योगों के लिए कच्चे माल की सुरक्षा हो, पर्यावरण की सुस्थिरता को कायम रखा जाए, सरकार को निवेशकों और उद्यमकर्ताओं की खनन क्रियाओं, खोज के नियमन और सुविधाओं का कार्य संपादित करना चाहिए, उनके लिए आधारभूत ढांचे, रॉयल्टी व कर संग्रह की व्यवस्था करनी चाहिए, अनुसंधान व विकास पर बल देना चाहिए, खनन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, खनिज उद्योगों के लिए मानवीय शक्ति को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, खनिज आंकड़ों का संकलन किया जाना चाहिए, प्रयोगकर्ता उद्योगों को खनन उत्पादक इकाइयों से दीर्घकालीन जुड़ाव विकसित करना चाहिए ताकि उनको कच्चे माल का अभाव न रहे, भूमि अधिग्रहण की उचित व पारदर्शी व्यवस्था की जानी चाहिए। धन्यवाद।